जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रशांत जीके वर्ल्ड में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं स्टैटिक जीके, जो सभी पेपरों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो किसी न किसी एसएससी के पेपर में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको इसके क्वेश्चन चाहिए, आपको क्विज़ करनी है, तो आपको उसके लिए ज्वाइन करना होगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम है रोज़गार पोर्टल। लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, तो अभी जाइए और ज्वाइन हो जाइए। तो मेरी वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले क्या है कि हमारे पे ये अभी 4 क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं, पर हम इस 4 से बहुत सारे क्वेश्चन हम सीखेंगे। यहाँ पे देखो, सबसे पहले बोल रखा है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो ओजोन जो दिवस है ये मनाया जाता है कब? 14 सितंबर को। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। अगर पूछा जाएगा कि ओजोन परत कहाँ मिलती है, ओजोन जो लेयर है ये कहाँ है, तो ये होती है, कहाँ पे होती है? समताप मंडल में। कहाँ? समताप मंडल में। कहाँ होती है? समताप मंडल में होती है। ओजोन परत कहाँ होती है? समताप मंडल, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। समताप मंडल में पाई जाती है कौन सी? ओजोन परत। ध्यान रखना, ये क्या करती है? जो यूवी रेज हैं उनको आने से रोकती है। यूवी रेज, यूवी जो रेज होती है, जो यूवी किरणें होती है, उनको आने से क्या करती है? रोकती है। और यूवी रेज से आपको क्या हो सकता है? स्किन कैंसर। क्या हो सकता है? स्किन कैंसर। क्या हो सकता है? स्किन कैंसर हो सकता है यूवी रेज से। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर पूछा जाएगा कि जो ओजोन परत है, इसका जो है ओजोन जो परत है ये सबसे ज़्यादा उत्तरदायी किसके लिए होती है? सबसे ज़्यादा उत्तरदायी किसके लिए है ये? ठीक है, ओजोन परत, जो ओजोन परत है ये सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होती है सीएफसी के लिए, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए। किसके लिए? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है। ठीक है, ये सीएफसी जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए, ये ध्यान रखना। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इंग्लिश में भी बोल रहा हूँ और हिंदी में भी, दोनों में कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा अगर इधर उधर हो जाए तो आप मैनेज कर लेना, ठीक है, पर मैं पूरा मुंह से हिंदी में ही बोल रहा हूँ। जो सीएफसी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हिंदी में भी हम इससे कहते हैं, ये कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है सबसे पहले एसी में। देखोगे जो आपके घर में एसी लगा होता है, और जो दूसरा है वो रेफ्रिजरेटर, जो फ्रिज होता है रेफ्रिजरेटर, उसमें पाया जाता है सीएफसी। ये चीज़ें ध्यान रखना। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको और चीज़ बताता हूँ, इसे रफ करके, अगर आपने लिख लिया होगा तो ध्यान से देखना, मैं इसे रफ कर लेता हूँ पहले। ठीक है, इसे रफ करके मैं एक चीज़ बताता हूँ। जो ओजोन परत है, ओजोन परत जो होती है, ओजोन परत, इसको लेके एक समझौता हुआ था, प्रोटोकॉल। ये कब हुआ था? ये प्रोटोकॉल हुआ था 14 सितंबर 1987 को। और इस जो प्रोटोकॉल था, जो समझौता हुआ था ओजोन परत को लेकर, उस समझौते का नाम क्या था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। कब हुआ था ये? 14 सितंबर 1987 में हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जो मॉन्ट्रियल, ये पूछा जाएगा कहाँ पे है, तो ये कनाडा का एक शहर है, जो उत्तरी अमेरिका का एक देश है कनाडा, उसका एक शहर है मॉन्ट्रियल, वहाँ पे हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। किससे संबंधित है? ओजोन परत से संबंधित है। ओजोन परत कब हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? 14 सितंबर 1987 को। तो 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? ओजोन दिवस। क्या मनाते हैं? ओजोन डे मनाते हैं हम। ठीक है, अगर पूछा जाएगा हमसे कि जो ओजोन है, ओजोन जो परत होती है, इसको मापने के लिए हम कौन सी इकाई का यूज़ करते हैं? ओजोन परत को मापने के लिए, जो ओजोन लेयर होती है, इसको मापने के लिए हम कौन सी इकाई का यूज़ करते हैं? तो उस इकाई का नाम है डॉप्सन। क्या इकाई का नाम क्या है? डॉप्सन। क्या है? डॉप्सन। ठीक है, डॉप्सन है इकाई का नाम। क्या नाम है जिससे हम ओजोन परत को नापते हैं? उस इकाई का नाम क्या है? डॉप्सन है उस इकाई का नाम। तो आपको ये अच्छे से याद हो गया होगा, मैंने काफ़ी कुछ आपको बता दिया है। ठीक है, ध्यान रखना इसको देख के। अब देखते हैं अगला, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना। अब अगला बोला मिथेल आइसोसाइनेट। ये गैस बहुत चर्चा में रही थी, मिथेल आइसोसाइनेट। ठीक है, पूरी वीडियो को जरूर देखना, एक बीच में छोड़ के जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, मिथेल आइसोसाइनेट, तो आपने सुना होगा क्या? भोपाल गैस ट्रेजेडी। ठीक है, भोपाल गैस
ठीक है, ट्रेजेडी मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ। भोपाल गैस त्रासदी जो आपने सुनी हुई होगी उस पर कौन सी गैस लीक हुई थी? मीथेन आइसोसाइनेट। कौन सी? मिथाइल आइसोसाइनेट भोपाल गैस त्रासदी में यूज़ हुई थी। ठीक है, जो लीक हुई थी जहरीली गैस उसका नाम ये था। और हमसे पूछा जाएगा एक क्वेश्चन हो, ये हुआ कब था भोपाल गैस त्रासदी? ये हुआ था दिसंबर 1984 में। कब हुआ था? दिसंबर 1984 में। अगर आपसे पूछा जाएगा अभी जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? एमपी। तो इसके जो मुख्यमंत्री ये हैं शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, चौहान, शिवराज सिंह चौहान। और अगर यहाँ के आपको गवर्नर पूछा जाएगा मध्य प्रदेश के तो कौन है? राज्यपाल। राज्यपाल अगर गवर्नर पूछा जाएगा, राज्यपाल कौन है? मंगू भाई पटेल। मंगू भाई पटेल। ठीक है, कौन है? मंगू भाई पटेल। मंगू भाई पटेल। ठीक है, ये क्या है? यहाँ के मंगू भाई पटेल क्या है? यहाँ के राज्यपाल हैं। और ध्यान रखना, मैंने आपको, अगर आपको पूछा जाएगा कि जो है मेरे को बताओ खजुराहो टेम्पल कहाँ है? खजुराहो टेम्पल कहाँ है? खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये भी मध्य प्रदेश में ही है। कहाँ है ये? एमपी में ही है। किसने बनाया था? ये बनाया था चंदेल राजपूतों ने। किसने? चंदेल राजपूतों ने। ठीक है, किसने बनाया था? राजपूतों ने बनाया था। ये चंदेल राजपूत ने। खजुराहो का जो मंदिर है ये किसने बनाया था? चंदेल राजपूत ने बनाया था। ठीक है, और ध्यान रखना जो एक मीथेन गैस होती है, मीथेन गैस को हम कौन सी गैस कहते हैं? मार्श गैस भी कहते हैं। मार्श गैस। ठीक है, मीथेन गैस को क्या कहते हैं हम? मार्श गैस कहते हैं। तो ये जितनी चीज़ें मैं लिखा रहा हूँ आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो क्या कहते हैं? मीथेन को मार्श गैस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब मैं इसे रफ कर देता हूँ। ठीक है, इससे मैं रफ कर देता हूँ, आपने उतार लिया होगा। ठीक है, अपने हाथों को तेज चलाना क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, देखो रामसर साइड। अब अगला बोला है जो आर्द्र भूमि है, रामसर साइड आर्द्र भूमि, जो आर्द्र भूमि है, आर्द्र भूमि। ठीक है, आर्द्र जो भूमि है ये बोला गया टोटल भारत में कितनी है? तो टोटल है भारत में 46। कितनी आर्द्र भूमि है? 46 है। कितनी है टोटल रामसर साइड? टोटल रामसर साइड कितनी है भारत में? 46 है। पेपर का क्वेश्चन बना है, हर पेपर में आया है क्वेश्चन, ध्यान रखना। ठीक है, रामसर साइड कितनी है? टोटल 46 है। अगर, हाँ ध्यान से देखो अब यहाँ, अगर आपसे पूछा जाएगा कि रामसर जगह की कहाँ है, ये जो जगह है रामसर ये कहाँ पे है? ये है ईरान में। ठीक है, कहाँ पे रामसर जो जगह है ये है ईरान में। ईरान की राजधानी क्या है? ईरान की राजधानी है तेहरान। क्या है ईरान की राजधानी? तेहरान। और ईरान की जो मुद्रा है ये नई बनी है, ये है तोमान। लिखते रहना, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ मुँह से। ठीक है, तोमान। और जो राजधानी है ये कौन है? तेहरान है। और जो मुद्रा है ये है तोमान। अब देखना कितनी रामसर साइड है? 46 रामसर साइड है। अगर पूछा जाएगा कि जो है रामसर समझौता कब हुआ था, तो रामसर समझौता हुआ था 2 फरवरी, लिखते रहना इसको, 2 फरवरी 1971 में। कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 में। और 2 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? हम मनाते हैं आर्द्र भूमि दिवस, यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे। विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे। कब मनाते हैं हम? 2 फरवरी को। तो पेपर में आता है कि 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड डे। ठीक है, कब हुआ था रामसर समझौता? 2 फरवरी 1971 में। तभी हम 2 फरवरी को क्या मनाते हैं? आर्द्र भूमि, विश्व आर्द्र भूमि दिवस हम मनाते हैं। ठीक है, पेपर में बहुत बारी आ रखा है क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं ऊपर से रफ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ और भी चीज़ें बतानी इंपॉर्टेंट। देखो, अब मैं सबसे पहले क्या देखता हूँ, सबसे पहले देखना, सबसे पहले अगर पूछा जाएगा पहली रामसर साइड कौन थी भारत की, तो पहली जो थी रामसर साइड, इसका नाम क्या था? इसका नाम था चिल्का लेक। क्या था? चिल्का लेक, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? लगून लेक के नाम से भी, लगून लेक। और आपको कहाँ मिलेगी ये? उड़ीसा में। कहाँ मिलेगी? उड़ीसा में मिलेगी आपको ये लेक। ठीक है, चिल्का लेक जो सबसे पहली रामसर साइड थी। रामसर जो सबसे पहली रामसर आर्द्र भूमि थी वो कौन सी थी? चिल्का लेक थी। ठीक है, और टोटल कितनी बोली मैंने? 46 हैं। तो 46वीं कौन सी है? 46वीं लिखना, ये है वदवना।
वदवना, ये वद्रवना आर्द्र भूमि, वदवना आर्द्र भूमि, ये वदवना आर्द्र भूमि आपको कहाँ पे मिलेगी? ये मिलेगी आपको गुजरात में, ये 46वीं है गुजरात में, ठीक है। कहाँ मिलेगी आपको वदवना आर्द्र भूमि? गुजरात में मिलेगी, जो 46वीं है। कौन सी है? वदवना आर्द्र भूमि, ये कहाँ मिलेगी? गुजरात में, जो 46वीं है। ये चीज़ ध्यान रखना। अगर पूछा जाएगा आपसे, इसको मैं रफ कर देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज़्यादा रामसर साइड कहाँ है, सबसे ज़्यादा तो 8 रामसर साइड है सबसे ज़्यादा यूपी में। क्या है? सबसे ज़्यादा 8 रामसर साइड है। कहाँ पे ये आपको मिलेगी? यूपी में मिलेगी, ठीक है। अगर पूछा जाएगा लोनार लेक, ये भी आर्द्र भूमि है, मतलब रामसर साइड है। लोनार लेक आपको कहाँ मिलेगी? लोनार लेक, लोनार झील, लोनार झील आपको कहाँ मिलेगी? ये मिलेगी आपको महाराष्ट्र में। कहाँ मिलेगी लोनार झील आपको? झील आपको महाराष्ट्र में। अगर पूछा जाएगा आपको आसन आर्द्र भूमि, आसन आर्द्र भूमि यानी कि आसन वेटलैंड, ये आपको कहाँ मिलेगा? आसन मिलेगा आपको उत्तराखंड में। आसन आर्द्र भूमि कहाँ मिलेगी आपको? उत्तराखंड में। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट है जो मैंने लिखवाई है। आई होप आपने ये साथ साथ नोट कर ली होगी। तो ये जो मैंने लिखाई है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको मैं रफ कर देता हूँ, देखो हमने 4 क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बना दिए, ठीक है। अब देखना ध्यान से अब बोला है कि ई पंचायत, यहाँ पे बोला गया है ई पंचायत पुरस्कार 2021 किसे मिला? तो यहाँ लिखना ई पंचायत पुरस्कार 2021 ये मिला किसे? उत्तर प्रदेश को। किसे मिला? उत्तर प्रदेश को। किसे मिला? ये उत्तर प्रदेश को मिला है, ठीक है। ई पंचायत पुरस्कार 2021 सॉरी, ठीक है। अब अगर पूछा जाएगा कि पंचायती राज का गठन ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? पंचायती जो राज है, पंचायती राज का गठन यह आपको कौन से अनुच्छेद में मिलेगा? ये मिलेगा 40वें अनुच्छेद में। 40वें अनुच्छेद में मिलेगा आपको क्या? पंचायती राज का गठन। अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे पहली कहाँ पे हुई थी? सबसे पहली हुई थी नागौर आपको कहाँ मिलेगा? राजस्थान में। नागौर आपको मिलेगा राजस्थान में, ठीक है। ये ध्यान रखना, नागौर सबसे पहली पंचायत कहाँ शुरू हुई थी? वो हुई थी नागौर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान के नागौर जिले में शुरू हुई थी। आप इसको नोट डाउन करते रहना, ठीक है। अब और भी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। हाँ, अगर पंचायती राज को लेके पूछा जाएगा संविधान संशोधन कौन सा हुआ? पंचायती राज को लेके संविधान संशोधन तो ये हुआ था 73वां CA यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन, ठीक है। कब हुआ ये हुआ आपका 24 अप्रैल 1992 में, ठीक है। कब हुआ ये? 24 अप्रैल 1992 में हुआ 73वां संविधान संशोधन। ये पंचायती राज के लिए हुआ था संविधान संशोधन, ध्यान रखना। अब 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? 24 अप्रैल को ध्यान रखना मनाते हैं पंचायती राज डे। कौन सा मनाते हैं? नेशनल पंचायती राज डे, ठीक है। नेशनल पंचायत डे, ठीक है। राष्ट्रीय पंचायत दिवस अगर पूछा जाएगा कब मनाया जाता है तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायत दिवस। ये चीज़ आप ध्यान रखना कब मनाया जाता है। इसके लिए 3 टीयर कमेटी बनी थी, बलवंत राय मेहता कमेटी। कौन सी कमेटी बनी थी? एक चीज़ और लिखना, ये आपने सब लिख दिया होगा, आपने, मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूँ। अगर पूछा जाएगा कि कौन सी बनी थी? 3 टीयर कमेटी, ठीक है। 3 टीयर कमेटी बनी थी। ये कौन सी कमेटी थी? 3 टीयर कमेटी। तो ये बलवंत राय मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी यानी कि बलवंत राय समिति बनी थी इसके लिए, पंचायती राज के लिए, जो 3 टीयर कमेटी थी। तो 3 टीयर कमेटी का मतलब क्या है कि जैसे कि ब्लॉक होता है, जिला परिषद होता है, और आपने देखा होगा जो ग्राम पंचायत होता है, फिर ब्लॉक होता है, फिर ऐसे करके 3 होते हैं ना। तो 3 जो टीयर कमेटी है ये बलवंत राय मेहता समिति में बनी थी। 3 टीयर कमेटी किस पे? पंचायती राज में, ठीक है। अब ये बनी कब थी? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताना, ये बनी कब थी, ठीक है। जो 3 टीयर कमेटी थी,
जो समिति थी किसके लिए, पंचायती राज के लिए, ये बलवंत राय समिति था इसका नाम। बनी कब थी, आप कमेंट बॉक्स पे लिखकर ज़रूर बताना, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो देखते हैं अब अगला क्या है। बोला 2000 के नोट में क्या बना हुआ है, तो 2000 का जो नोट है इस पर क्या बना है, मंगलयान। और मंगलयान जो है ये किस से छोड़ा गया था, ये छोड़ा गया था PSLV C-25 से, ठीक है, PSLV C-25 से। अब देखना अगला बोला है जो 200 का नोट है, 200 के नोट में क्या बना रहता है, सांची का स्तूप, ठीक है, सांची का स्तूप बना रहता है 200 के नोट में। और ये कहाँ पे मिलेगा आपको, मध्य प्रदेश में मिलेगा। बनाया किसने था, अशोका ने बनवाया था। किसने, अशोका ने बनवाया था। उसके बाद ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाएगा 100 रुपये के नोट में क्या है, तो यहाँ पे रानी की वाव, ठीक है, रानी की वाव जो आपको मिलेगा, ये कहाँ पे रानी की वाव 100 रुपये के नोट में मिलेगा, ये है गुजरात में, ध्यान रखना, गुजरात में रानी की वाव। और 2014 में इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित करा था। यूनेस्को ने इसे क्या घोषित करा था, विश्व धरोहर घोषित किया था, ठीक है, विश्व धरोहर, ठीक है, ये ध्यान रखना, विश्व धरोहर घोषित किया था। और जो रानी की वाव है ये बनवाया किसने था, ये बनवाया था सोलंकी वंश ने। किसने, सोलंकी वंश ने बनवाया था। सोलंकी वंश ने रानी की वाव जो है ये सोलंकी वंश ने बनवाया था। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम और देखते हैं। और अगर पूछा जाएगा, इसको मैं रफ़ कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ से रफ़ कर रहा हूँ, ठीक है। अगर पूछा जाएगा 10 रुपये के नोट में क्या है, तो 10 रुपये के नोट में क्या है, यहाँ पे है कोणार्क सन टेम्पल, कोणार्क सूर्य भगवान का जो मंदिर है ये है, ठीक है। और ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलेगा उड़ीसा में। कहाँ मिलेगा, उड़ीसा में मिलेगा आपको ये, ठीक है। और ध्यान रखना ये पहला ऐसा मंदिर है जो 100% किससे, सौर ऊर्जा से संचालित है। सौर ऊर्जा से, यानी कि सोलर पावर होती है, सोलर पावर सौर ऊर्जा से संचालित है, ठीक है। 100% जो है सौर पावर से क्या ये संचालित है, जो कोणार्क सन टेम्पल है। और कोणार्क सन टेम्पल को पहली बात बनवाया किसने था, नरसिम्हन देव वन ने। नरसिम्हन देव ने बनवाया था इसको, ठीक है। जो नरसिम्हन देव थे कौन से गंग डायनेस्टी के थे, ठीक है, गंग डायनेस्टी के थे। कौन, नरसिम्हन देव वन, इन्होंने बनाया था सूर्य भगवान का जो मंदिर है उड़ीसा में, कोणार्क सन टेम्पल। और कोणार्क सन टेम्पल को एक नाम से और जाना जाता है, ब्लैक पगोड़ा, ठीक है, इस नाम से भी जाना जाता है कोणार्क सन टेम्पल को, ठीक है। आपको ये क्लियर हो गया होगा। मैं काफ़ी चीज़ें लिखवा रहा हूँ उसके साथ साथ, किसने बनाया था, तो नरसिम्हन देव ने बनवाया था, गंग डायनेस्टी से थे। और ब्लैक पगोड़ा नाम से भी जाना जाता है सूर्य भगवान का जो है मंदिर है, कोणार्क सन टेम्पल। इसके बाद आता है जो अगला है, मैं मिटा देता हूँ इसको। अगर आपसे पूछा जाएगा ये तो 10 का था, 500 के नोट में क्या है, तो 500 के नोट में क्या है, रेड फोर्ट, ठीक है, रेड फोर्ट, लाल किला, रेड फोर्ट, ठीक है। क्या है 500 के नोट में, 500 के नोट में आपको मिलेगा रेड फोर्ट। क्या मिलेगा आपको 500 के नोट पे, 500 के नोट पे आपको मिलेगा रेड फोर्ट, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। अगर पूछा जाएगा कि 50 के नोट में क्या मिलेगा, 50 के नोट में, 50 रुपये का जो नोट है इसमें क्या मिलेगा आपको, इस पर मिलेगा हम्पी कहाँ है, कर्नाटका में, ये आपको कर्नाटका में मिलेगा हम्पी, ठीक है, 50 रुपये के नोट में। और जो हम्पी क्या था, ये जो विजयनगर साम्राज्य था ना, विजयनगर इसकी राजधानी थी, ये विजयनगर इसकी राजधानी थी हम्पी, ठीक है। तो हम्पी आपको किस पे मिलेगा, 50 रुपये के नोट पे, ठीक है, हम्पी का, ठीक है, 50 रुपये के नोट पे मिलेगा। और हम्पी जो है जो विजयनगर है ये कर्नाटक का अभी नवीनतम जिला बना है। कर्नाटक का क्या बना है, नवीनतम जिला बना है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये नवीनतम जिला बना है। कौन, विजयनगर कर्नाटक का भी नवीनतम जिला बना है। और ये किसने बनवाया था,
किसने बनवाया था? जो विजयनगर है, विजयनगर की राजधानी क्या थी? हम्पी थी। और हम्पी किस पे मिलेगा आपको? 50 रुपए के नोट में, ये ध्यान रखना, ठीक है। विजयनगर जो साम्राज्य था उसकी राजधानी थी हम्पी, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। इसको मैं रफ कर देता हूँ, अब यहाँ देखना, ठीक है। इसको मैं पूरा रफ कर रहा हूँ। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्या है देखना ध्यान से। देखो अगला बोल रहा है जो आगे है कि जैव विविधता अधिनियम कब आया? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं इसको इंग्लिश में, और जैव विविधता हिंदी में। अधिनियम कब आया? ये अधिनियम आया 2002 में। 2002 में अधिनियम आया। मनाते कब है जैव विविधता दिवस? मनाते 22 मई को। 22 मई को मनाते हैं जैव विविधता दिवस। अगर पूछा जाएगा भारत में कितने % जैव विविधता है, तो भारत में कितने % जैव विविधता है? तो 8% जैव विविधता है भारत में, ठीक है। और सबसे ज़्यादा आपको कहाँ पे मिलेगी? तो ये मिलेगी आपको पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट में मिलेगी आपको, यानी कि वेस्टर्न घाट में मिलेगी सबसे ज़्यादा जैव विविधता आपको। और भारत में कितनी है? 8% है। अब देखो और अधिनियम भी पूछे जा सकते हैं आपसे, जैसे महामारी अधिनियम 1897 में आई। महामारी अधिनियम यानी कि महामारी एक्ट, ठीक है, आया 1897 में, 97 में। अगर पूछा जाएगा कि जो है ध्यान से देखना 2005 में कौन सा अधिनियम आया, तो 2005 में आया, क्या आया 2005 में? 2005 में आया सूचना का अधिकार, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, ठीक है। अगर पूछा जाएगा कि 2009 में कौन सा आया, 2009 में कौन सा आया, तो 2009 में आया राइट टू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का अधिकार। हिंदी से मैं बोल रहा हूँ, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। अगर पूछा जाएगा जो राइट टू एजुकेशन है कौन से अनुच्छेद के तहत आता है, तो आता है 21A के तहत, ठीक है। ये ध्यान रखना 21A के तहत आता है राइट टू एजुकेशन। किसके तहत आता है? 21A के तहत आता है राइट टू एजुकेशन, ठीक है। अगर पूछा जाएगा आपसे जो अगला है, अगला जो है पूछा जाएगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। मैं मिटा रहा हूँ ये। अगला पूछा जाएगा आपसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। क्या पूछा जाएगा? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। मैं एक्ट लिख रहा हूँ यहाँ इंग्लिश में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये कब आया? अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये कब आया? ये आया था 1986 में। कब आया? 1986 में। अगर पूछा जाएगा वन्य जीव, अगर पूछा जाएगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? तो ये आया 1976 में। कब आया ये? 1976 में आया। कब आया? 1976 नहीं आया, 1972 में। कब आया? 1972 में। अगर पूछा जाएगा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी कि एक्ट कब आया? 2019 में। कब आया? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया? ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ये आया 2019 में। और लागू कब हुआ है? लागू हुआ है 20 जुलाई 2002 में। कब हुआ? 20 जुलाई 2002 में क्या हुआ है? लागू हुआ। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। ये सारे मैंने आपको बता दिए जो अधिनियम आ रखे हैं और पेपरों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। सारे अधिनियम बताएं लगभग मैंने आपको, ठीक है। अब मैं आपको ये रफ करके आगे देखते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना। अब बोला अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? ध्यान से देखना, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो ध्यान से देखना, जो अमेरिका के राष्ट्रपति ये है 46वें नंबर है। कौन है? जो बाइडन। जो बाइडन, ठीक है। जो बाइडन। जो बाइडन कौन सी पार्टी से हैं? डेमोक्रेटिक पार्टी से, ठीक है। डेमोक्रेटिक पार्टी से। और पहली महिला उपराष्ट्रपति जो बनी है वो कौन है अमेरिका की? वो है 49 नंबर की। कौन है? उसका नाम क्या है? उनका नाम कमला हैरिस। कौन है? कमला हैरिस, ठीक है। उनका नाम है कमला हैरिस, ठीक है। ध्यान रखना कौन है? कमला हैरिस। और अगर पूछा जाएगा कि जो बाइडन ने शपथ कब ली थी अमेरिका की राष्ट्रपति की? शपथ ली थी 28 जनवरी 2021 को ली थी।
28 जनवरी 2021 को ली थी जो बाइडन ने शपथ। ठीक है, अगर पूछा जाएगा कि अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री यानी कि फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर, पहली महिला वित्त मंत्री, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर जिसे हम कहते हैं पहली महिला वित्त मंत्री, ठीक है, महिला, फीमेल, तो कौन है वो? बताओ मेरे को ज़रा, कौन है वो? जल्दी से बताओ। तो उनका नाम है जेनेट येलेन। क्या नाम है? जेनेट येलेन। ठीक है, ये है इनका नाम, जेनेट येलेन, जो अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री है। कौन है? जेनेट येलेन। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको मैं पहले रफ कर देता हूँ। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इससे पहले राष्ट्रपति कौन थे अमेरिका के? वो थे डोनाल्ड ट्रंप। इससे पहले वो 45वें थे, डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप थे, ये 45वें थे, 45वें। और कौन सी पार्टी से आते हैं? रिपब्लिक पार्टी से। रिपब्लिक पार्टी, दो मुख्य पार्टियां अमेरिका में, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। और अमेरिका से मैं बताता हूँ, अमेरिका की जो राजधानी है वो है वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी आपको मिलेगी अमेरिका की राजधानी। और यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो कौन है? डॉलर। करेंसी चलती है यहाँ पे, डॉलर चलती है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला। देखो ध्यान से, अब देखना है यहाँ पे विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो हम एक बारी शुरू से सबको देखते हैं, पहले ध्यान से देखना। विटामिन बी और जो सी होता है ये जल में घुलनशील होता है। किस में होता है? घुलनशील। ठीक है, जल में घुलनशील कौन होता है? जल में घुलनशील होता है बी और सी। और अगर पूछेंगे वसा में यानी कि फैट में सॉल्यूबल कौन होता है? फैट में सॉल्यूबल यानी कि वसा में घुलनशील कौन होता है? जो इनके बाद बाकी सारे बचे हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं, और बी और सी जो है ये जल में घुलनशील होते हैं। अब देखना ध्यान से, अगर पूछेंगे आपको कि विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? ए का वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। हिंदी में भी यही लिखते हैं इसको, रेटिनॉल। ठीक है, अगर पूछा जाएगा रेटिनॉल है और इस पे कौन सी बीमारी होती है इसकी कमी से? होती है रतौंधी। ठीक है, रतौंधी। ठीक है, ये होती है बीमारी कौन सी? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। ठीक है, मैं बोलते भी जा रहा हूँ साथ साथ। और एक जो ध्यान रखना, एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ मैं आपको इसमें, वो चीज़ है कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? गोल्डन राइस में। तो ध्यान रखना, गोल्डन राइस में पाया जाता है विटामिन ए। विटामिन ए किस में पाया जाता है? गोल्डन राइस में। ये चीज़ आप ध्यान रखना, विटामिन ए में क्या पाया जाता है? गोल्डन राइस। अगर इसके बाद मैं आपको मिटा देता हूँ, अगला देखते हैं। अगला देखते हैं विटामिन सी। विटामिन सी, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ विटामिन सी में को वैज्ञानिक नाम क्या है विटामिन सी का? ये है एस्कॉर्बिक एसिड। लिखते रहना, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से होता है स्कर्वी रोग होता है इसकी कमी से, स्कर्वी। ठीक है, स्कर्वी रोग होता है इसकी कमी से। अगर ये चीज़ कब मिलेगी आपको? जब आप खट्टा खाओगे। तो सिट्रिक अम्ल जिसे हम कहते हैं खट्टा, जैसे कि आप नींबू खाओगे, ऑरेंज खाओगे, तो आपको क्या मिलेगा? विटामिन सी मिलेगा, सिट्रिक अम्ल। ठीक है, सिट्रिक अम्ल खाने से मिलता है, मतलब जो खट्टे होते हैं, जैसे कि लेमन हो गया, ये इसके। और कौन सी किसकी कमी? इसकी कमी से कौन सी होती है बीमारी? वो होती है स्कर्वी। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, अब देखते हैं अगला विटामिन कौन सा है। अगला विटामिन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, उस विटामिन का नाम है विटामिन डी। विटामिन डी कौन सा विटामिन है? विटामिन डी कौन सा विटामिन है? कौन सा विटामिन बोला मैंने? विटामिन डी है। अब विटामिन डी का जो है, मैंने यहीं पूछा है वैज्ञानिक नाम का है, तो विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। और विटामिन डी आपको पता है ये सनलाइट से मिलता है। ठीक है, सनलाइट से आपको पता है विटामिन डी मिलता है। ठीक है, इसके बाद लिखना आप, जो अगला है वो है विटामिन, इसके बाद जो अगला है वो है विटामिन ई।
विटामिन ई, विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम क्या है? विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का जो वैज्ञानिक नाम है वो है टोकोफेरोल, टोकोफेरोल। ठीक है, ये ध्यान रखना, टोकोफेरोल। क्या है विटामिन डी का? विटामिन ई का क्या है? विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम है टोकोफेरोल। कौन सा नाम है? देखना, टोकोफेरोल। ठीक है, टोकोफेरोल है विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखना आप, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पेपर में बार बार ही पूछी गई है और हमेशा पूछी जाती है कि जो विटामिन B12 है, विटामिन जो B12 है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं साइनोकोबालमिन। ठीक है, क्या कहते हैं? साइनोकोबालमिन, साइनोकोबालमिन। ठीक है, क्या कहते हैं हम? साइनोकोबालमिन। और साइनोकोबालमिन, इसमें कौन सा धातु पाया जाता है? विटामिन B12 में, जिसको हम कहते हैं, वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? साइनोकोबालमिन। ठीक है, इसमें कौन सा धातु पाया जाता है? धातु माने मेटल। कौन सा पाया जाता है? तो मेटल पाया जाता है कोबाल्ट। कौन सा मेटल पाया जाता है? कोबाल्ट, विटामिन B12 में। इस चीज़ को आप जो है अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, बार बार ही पेपर में पूछी गई हैं चीज़ें। तो विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ जल्दी से, अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, देखो अब यहाँ पे पूछा गया है, ध्यान से देखना, पूछा गया है यहाँ पे 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है सुशासन दिवस। क्या मनाया जाता है? सुशासन दिवस। ठीक है, और ये किसके जन्म दिवस पे मनाया जाता है? 25 दिवस को जन्म दिवस है अटल बिहारी वाजपेयी का, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन मनाया जाता है। ठीक है, कब? 25 दिसंबर को। तो उस दिन हम किस दिन के रूप में मनाते हैं? मनाते हैं सुशासन दिवस, या इंग्लिश में हम उसे कहते हैं गुड गवर्नेंस डे। ठीक है, क्या मनाया जाता है? गुड गवर्नेंस डे। क्या मनाया जाता है? गुड गवर्नेंस डे। और 11 फरवरी को आप एक ध्यान रखना। ठीक है, 11 फरवरी को किसका दिवस है? ये है ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले। आपको 11 अप्रैल से किसका याद रखना है? ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले की बुक का नाम क्या है? ध्यान रखना, महाराष्ट्र से हैं ज्योतिबा फूले। इनकी बुक का नाम है गुलामगिरी। ठीक है, गुलामगिरी। ज्योतिबा भाई फूले के जो बुक है उसका नाम क्या है? गुलामगिरी है। कौन सी? गुलामगिरी। ठीक है, ज्योतिबा फूले 11 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, इनका जो जन्म दिवस है ज्योतिबा फूले। और इनका जो समाज था वो था सत्योद्योतक समाज। ठीक है, और ये कहाँ का समाज है? सत्योद्योतक समाज। ये आपको मिलेगा महाराष्ट्र का। ठीक है, तो ज्योतिबा फूले से क्या समझे आप? जो ज्योतिबा फूले 11 अप्रैल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद इनकी जो बुक है उसका नाम है गुलामगिरी, ज्योतिबा बाई फूले की सत्योद्योतक समाज। महाराष्ट्र में आपको इनका मिलेगा। तो पेपर में बहुत बारी पूछा गया सत्योद्योतक समाज से संबंधित कौन है, तो उसका आंसर हो जाएगा ज्योतिबा बाई फूले। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब 14 अप्रैल B.R. अम्बेडकर। ठीक है, किसका जन्म दिवस है? B.R. अम्बेडकर, भारत के संविधान के जनक। ठीक है, B.R. अम्बेडकर। ठीक है, B.R. अम्बेडकर। ठीक है, 14 अप्रैल। अगर पूछेंगे इनकी समाधि स्थल का नाम क्या है, जहाँ इनकी समाधि है, समाधि स्थल का नाम क्या है? समाधि स्थल का नाम तो वो है चैत्रभूमि। ठीक है, इनकी जो समाधि स्थल है चैत्रभूमि है, उसका नाम क्या है? इनकी समाधि स्थल का नाम क्या है? चैत्रभूमि। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना आप, चैत्रभूमि। अब एक चीज़ और क्या ध्यान रखोगे, इन्होंने अनुच्छेद 32 को कहा था, अनुच्छेद 32 को क्या कहा था इन्होंने? ये संविधान की क्या है? आत्मा है। ठीक है, अनुच्छेद 32 को
किसने कहा था कि ये संविधान की आत्मा है या हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये कहा था बी आर अम्बेडकर ने, अनुच्छेद 32 को, क्योंकि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है ये रिट्स जारी करता है 5, ठीक है, ये ध्यान रखना, और हाई कोर्ट करता है 226 अनुच्छेद के तहत, ठीक है, रिट्स जारी करता है, ठीक है। अगर पूछा जाएगा 13 फरवरी को, इसके बाद इनकी एक बुक भी है, उसको भी लिखना, बी आर अम्बेडकर की एक फेमस बुक है, उसको लिखना। उस बुक का नाम है इनहेलेशन ऑफ कास्ट, इनहेलेशन ऑफ कास्ट, इस बुक का नाम है, क्या है इस बुक का नाम? इनहेलेशन ऑफ कास्ट। तो ये बुक किसकी है? बी आर अम्बेडकर की, बी आर अम्बेडकर की, ठीक है, बी आर अम्बेडकर की ये बुक है, इनहेलेशन ऑफ कास्ट, पेपर में पूछी जा सकती है। अब देखना 13 फरवरी को, 13 फरवरी को क्या मनाया जाता है? मनाया जाता है नेशनल वुमेन्स डे, यानी कि राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। और किसकी याद में? सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू की याद में, ठीक है, इनका जन्म हुआ था 13 फरवरी को, तो तभी हम क्या मनाते हैं? हम मनाते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है, सरोजनी नायडू का जन्म हुआ था इस टाइम पे, ठीक है। और सरोजनी नायडू से आप क्या बताओगे? भारत की पहली महिला राज्यपाल, भारत की पहली राज्यपाल और पहली महिला भी राज्यपाल, तो कौन थी? सरोजनी नायडू, ठीक है, राज्यपाल थी, क्या थी? राज्यपाल। और कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की, यूपी की, ठीक है, ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी सबसे पहले, ठीक है। और सरोजिनी नायडू से आप एक चीज़ और ध्यान रखना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी पहली महिला भारतीय अध्यक्ष, ठीक है, कौन सी? पहली महिला जो भारतीय थी, ठीक है, भारतीय थी जो, ठीक है, पहली महिला जो भारतीय थी वो कौन थी? अध्यक्ष किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष थी जो, वो थी कौन? सरोजिनी नायडू। अगर पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष कौन थी, तो पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी एनी बेसेंट। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, ठीक है, कौन थी? एनी बेसेंट, ठीक है। और एक चीज़ और मैं पूछूंगा आपसे इसे रफ करके, नेशनल वुमेन कमीशन, राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल वुमेन कमीशन, ठीक है, नेशनल वुमेन कमीशन, यानी कि हम हिंदी में लिखेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष अभी कौन है? वो है रेखा शर्मा। कौन है? रेखा शर्मा, ठीक है, कौन है? रेखा शर्मा। आप इसको भी नोट डाउन कर लेना, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी आज की जीके।